गया। जय जोहार संगवारी हो, मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, आप देख रहे हैं मोर संगवारी तुहर द्वार, कहानी एक सच्चे संघर्ष की, जिसमें संघर्ष, प्रयास, सफलता शामिल है। जी हाँ, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ साथियों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आज इसकी इस कड़ी में हम जो है मानपुर मोहल्ला, जी हाँ मानपुर मोहल्ला में उपस्थित हैं, है ना। यहाँ पे आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, सही दिशा और एकदम अपार संघर्ष को, है ना, पार करके एक जो है ट्यूशन टीचर से लेके एक जो है एबीओ तक का सफ़र तय किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस राजेंद्र देवांगन जी का, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई अपार संभावनाएं खोल दिया है। तो आइए चलते हैं कि राज देवांगन, जिसे हम राजेंद्र देवांगन जी कहते हैं, तो उनके जीवन का क्या राज है, आइए उनके मुख से सुनते हैं। तो सबसे पहले मोर संगवारी तुम्हार द्वार चैनल में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राजेंद्र देवांगन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम, जी हाँ, जिसे किसी ने कल्पना नहीं किया होगा सिवाय राज देवांगन के। सिवाय राज देवांगन जी बताएंगे। आपको बताना चाहूँगा कि दुर्ग के एक छोटे से जगह, जी हाँ, एक दुर्ग का छोटा सा जगह बघेरा, वहाँ से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से कुछ बच्चों को लेकर उनकी मन में शिक्षा के प्रति कुछ अलग जोश थी, अलग कुछ करने का एक जुनून था। एक छोटे से ट्यूशन से शुरुआत करके जो है पहले, उसके बाद बहुत संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद फिर शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद शिक्षाकर्मी के बाद डायरेक्ट जो है वो क्या करें, मानपुर मोहल्ला के बीओ बने हैं। जी हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो क्या उनके संघर्ष की कहानी है, आइए जानते हैं राज देवांगन जी से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। सर, मेरा पूरा नाम राजेंद्र कुमार देवांगन है। राजेंद्र कुमार देवांगन जी, राज देवांगन जी, निश्चित रूप से मैं आपके जीवन का राज जानना चाहता हूं। वो बच्चे राज जानना चाहते हैं, वो टीचर्स, वो पेरेंट्स राज जानना चाहते हैं कि क्या क्या खास है आपके जीवन की, जो आज इतने संघर्ष करते हुए आज अपने जीवन के एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंचे हो। निश्चित रूप से मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रारंभिक पढ़ाई, जी हाँ, जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से टीचर्स, जहाँ से माँ और बाप जो है एक प्रारंभिक टीचर के रूप में हमको खड़ा करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई। रवि सर, पहली तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड ये है कि पैदाइशी हम लोग की राजधानी रायपुर से है जी और काफ़ी सामान्य परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे। जी मैं कक्षा 1 से 4 तक की जो मेरी पढ़ाई है वो रायपुर में स्थित अश्वनी नगर प्राथमिक शाला में हुई थी और कक्षा 5वीं से 8वीं तक मैं अपने स्थानीय स्थान बघेरा में पढ़ा हूँ। जी उसके बाद 9वीं 10वीं 2 साल मैं सीबीएसई कोर्स जेआरडी दुर्ग में पढ़ा हूँ और 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने चंद्रशेखर आज़ाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंसील नगर से की है। उसके बाद से ही मैं 2007 में जब 12वीं पास हुआ तो मेरे मन में थी कि मैं कुछ करूं, कुछ पढ़ाऊं। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि थी, बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि थी। तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मैं ट्यूशन की शुरुआत किया और उसी साल ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आए। उसमें से खास करके मेरे जूनियर्स ही थे। जैसे मैं 12वीं पढ़ के निकला था और मेरे जूनियर जो 11वीं पढ़ते थे उन्हीं लोग फिर 12वीं में आकर के मेरे पास ट्यूशन आना चालू किए। तो राज ट्यूशन क्लासेस के नाम से मैंने बघेरा के इंदिरा नगर छोटा सा एरिया है, वहाँ पे अपने ट्यूशन की शुरुआत की और उसके बाद मैं लगातार 4 सालों तक गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी पढ़ाता रहा और वहीं मानदेय शिक्षक के रूप में स्कूल में भी पढ़ाता था, जहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की है। अंग्रेजी विषय मैं वहाँ पर पढ़ाता था और उसी समय ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो है 12वीं में मेरिट में उसमें भी आया, डिस्टेंशन लाया। तो बताते हैं कि उस स्कूल में पहली बार अंग्रेजी में किसी विद्यार्थी ने डिस्टेंशन लाया था। नोमेश देवांगन नाम था उसका, बघेरा का ही है। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा बढ़ा और लगातार पढ़ाता रहा। फिर शिक्षाकर्मी की भर्ती वाली परीक्षा हुई
2010 में, और 11 में मैं जो है शिक्षाकर्मी वर्ग 3 छुई खदान विकासखंड में सेलेक्ट हुआ, और वहाँ अपनी पढ़ाई को ब्रेक करके, अपने ट्यूशन को ब्रेक करके मैं चला गया पढ़ाने के लिए, है ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी, बकरकट्टा एरिया बहुत फेमस है, बहुत दूरस्थ एरिया है छुई खदान का। शायद मेरे ख्याल से लगता है कि ये बैतार रानी घाटी की जस्ट ऊपर है। हाँ, बैतार रानी घाटी के ऊपर। उस समय सड़कें नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है, प्राथमिक शाला मझगांव, जहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। वो स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई। स्कूल की दशा उतनी अच्छी नहीं थी। मेहनत करके और अपने साथियों से संपर्क करके, आसपास के गांव वालों के सहयोग से मैंने उस स्कूल को अच्छा करने का प्रयास किया। और वहीं से फिर मेरे दिमाग में आया कि हम तो शहर में पले हैं, बड़े हैं, पैदा हुए हैं, और शहरों के बच्चों को ही मैं आज तक देखा था। लेकिन जिस स्कूल में पोस्टिंग हुई, वहाँ ये देखा कि गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चे जिनको सुविधाओं की कमी है, उन बच्चों को मैं पूछता था तो बच्चे कभी ट्रेन देखे ही नहीं थे। कुछ बच्चे ट्रेन देखे थे तो कभी बैठे नहीं थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो टीवी वगैरह देखे थे, लेकिन गांव में एक आध के घर टीवी होता था, समाचार क्या होता है नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ों से बच्चे जो हैं कटे हुए थे, दूर थे। पहली बार मैं मोबाइल लेके जब स्कूल गया तो बच्चे मोबाइल को देखते थे, जिज्ञासावश देखते थे। तो मुझे लगा कि इन बच्चों को ही शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं प्रशासन जो मेहनत कर रही है, इन बच्चों के पीछे ही हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तब मेरे दिमाग में हुआ कि मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपने कैरियर को मैं आगे बढ़ाऊँगा। और उसके बाद मैं तैयारियां और आगे करना चालू किया। सौभाग्य से ऐसा हुआ कि 2013 में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती लोक सेवा आयोग से हुई, और उसमें मैंने अप्लाई किया। 2014 में एग्ज़ाम दिलाया, 2015 में रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट भी हो गया। तब मुझे लगा कि अब मैं अपने ड्रीम जॉब में आ गया हूँ। अब मुझे एक स्कूल से निकल करके बहुत सारे स्कूल के बच्चों के लिए काम करने का अवसर मिला है, और इसी के तहत मैं सबसे पहली मेरी पोस्टिंग जो है विकासखंड मोहला, जिला राजनांदगांव हुआ करता था उस समय, इसी कार्यालय में हुई जहां पर अभी हम बैठ के आप और मैं बात कर रहे हैं। तो अक्टूबर 2015 में मैं एज ABO इस कार्यालय में ज्वाइन किया था, और वहां से मैंने अपने कार्य की शुरुआत की। काफ़ी सारे हम लोगों ने काम किए, हमारे साथियों ने काम किए। इस क्षेत्र में मैं एक चीज़ देखा हूँ कि बच्चों में ललक है, पालकों में इच्छा है कि कुछ करे अपने बच्चों के लिए, बस उनको अवसर देने की आवश्यकता है। और वही अवसर मैं उन बच्चों को प्रदान करना चाहता था। और सौभाग्य से मेरे साथ कई लोग जुड़े, कई लोग आए, कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को फेस करके आज हम ऐसा हुआ है कि हमारे विकासखंड में बहुत सारी योजनाएं हम चला रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स हम चला रहे हैं, जिससे पालक जागरूक हुए हैं, बच्चे जागरूक हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जागरूकता मैं 2015 में ज्वाइनिंग करते समय देखा था, वो जागरूकता आज 2024 में कई गुना जो है बढ़ा हुआ है, लोगों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी, और आज मेरा प्रयास बस यही है कि जिन बच्चों के लिए हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कीम्स लाते हैं, जिन आदिवासी बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन बच्चों को मैं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकूं, उनको सारी सुविधाएं दे सकूं, उनको भी ये अवसर मिले कि शहरों की बच्चों की तरह वो भी अपना कैरियर जो है आगे बढ़ाएं। सर, जुनून जो है आपकी, जब आप उस एग्ज़ाम फाइट किए, मन में आया कि नहीं अब तो अधिकारी बनना है, तो क्या खास थी तैयारी, किस प्रकार की थी वहाँ उस समय? क्या जुनून था कि क्या हो सकता है कि आपको किसी की प्रेरणा मिली हो, या हो सकता है कि मन में ही आवेग, आग उत्पन्न हो रहा होगा, शिक्षा क्षेत्र में करना है और आज वहाँ तक पहुँचे? तो इसकी तैयारी किस प्रकार से थी? मतलब एग्ज़ाम कैसे फाइट किए वहाँ पे, है ना, रैंक कैसा लगा? सर, ऐसा है कि जब मैं वहाँ शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में था, एक तो उस समय हम लोगों की सैलरी बहुत कम होती थी और घर की आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी। तो मन में एक छटपटाहट थी कि अगर टैलेंट है तो उसको कहीं और यूज़ किया जाए, कहीं और दिखाया जाए। लेकिन ये भी था कि मुझे शिक्षा के ही क्षेत्र में काम करना था। तो मैं बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाता था, लेकिन जब ABO का जब निकला तो वहाँ पर बताया गया कि इसमें सिर्फ ऐसे लोग भर सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
और ये पता चला कि बहुत सारे जो अप्लाई करने वाले थे वो शिक्षा विभाग से संबंधित लोग ही थे, क्योंकि उसका एक पेपर जो था वो शिक्षा विभाग से संबंधित था। तो मन में तो था कि मैं कुछ करूं, और ये भी मन में था कि शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ करूं। तो वहाँ पर जहाँ मैं रहता था वहाँ पर अन्य कोई सुविधा नहीं थी, ना मोबाइल की सुविधा थी, ना सिनेमा की सुविधा थी, ना किसी प्रकार की सुविधा थी। तो मेरे पास बस 2 ही काम था, एक अपने स्कूल के बच्चों को जा कर के पढ़ाना, और दूसरा अपने रूम में आकर के खुद पढ़ना। तो सेल्फ स्टडी करके, मैं किसी कोचिंग का स्टडी नहीं किया हूँ, सेल्फ स्टडी करके अपने आसपास के दोस्तों से नोट्स ले करके, उस समय कुछ ऐसे दोस्त थे जैसे गुणवंत कुमार सोनभोई जी थे जो हमारे साथ वहीं रहते थे, एक वाणी साहू थी जो दुर्ग में रहती थी। ऐसे सारे लोगों का नोट्स जो है मैं कलेक्ट करके अपनी पढ़ाई करता था। और वो जो छटपटाहट थी कुछ करने की, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ कि मैं एग्ज़ाम जो है क्रैक कर गया। और आदिवासी बच्चों के लिए और स्कूली बच्चों के लिए मेरे मन में कुछ करने का था, इसलिए ईश्वर ने कुछ ऐसा संयोग बनाया कि मैं अच्छा रैंक लाया। उस समय मेरा रैंक 90 आया था इंटरव्यू के बाद। अभी तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे भिड़े हुए हैं, अभी शिक्षकों की भर्ती होनी है, बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट आने वाले हैं। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में लोक सेवा आयोग की तैयारी कर, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए सर बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनको कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहला चीज़ है धैर्य। क्योंकि होता क्या है कि आप एक चांस में सफल नहीं हुए, दूसरे बार में सफल नहीं हुए, तीसरे बार में सफल नहीं हुए, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि चौथे बार से वापस हो जाते हैं। हो सकता है कि वो चौथे बार में ही आपकी सफलता लिखी हो, है ना। तो सबसे पहली चीज़ होती है धैर्य। दूसरा चीज़ होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 1-2 चांस में 1-2 नंबर से चूक जाने के बाद उनके मन में ये निगेटिविटी आ जाती है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैं इस कंपटीशन के लायक नहीं हूँ, इसलिए वो अपना ट्रैक जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो धैर्य और पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरी आवश्यकता होती है कि आप ऐसे लोगों के आसपास रहें जो सफल हुए हैं और जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि अभावों के बीच भी सफल हुआ जा सकता है। क्योंकि कमल जो है हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, साफ़ सुथरे पानी में किसी प्रकार का कमल नहीं खिलता है। इसलिए ये अपने आसपास का जो माहौल है, ऐसे विद्यार्थियों को पॉजिटिव लोगों के साथ रखना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है कि हज़ारों पुस्तक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक विद्वान व्यक्ति के साथ बैठें। तो मैं इन विद्यार्थियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि खास चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अपनी मेहनत है, आपका अपना तरीका है पढ़ने का। सारे विद्यार्थियों का तरीका अपना अलग हो सकता है, अपना टाइमिंग हो सकता है। कोई सुबह पढ़ते हैं, कोई शाम पढ़ते हैं, कोई रात में पढ़ते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप पॉजिटिव होकर के धैर्य रख करके तैयारी करें, ये मैटर करता है। आपकी पढ़ाई बहुत विषम परिस्थितियों में हुई, बहुत ही अभाव में भी बहुत लंबे समय तक रहे। फिर कुछ आपके जीवन में जो है पारिवारिक कारण कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ। उन सब चीज़ों से आप निकल कर आगे बढ़े। यकीनन वाकई में आप काबिले, आपके जो वर्क है, आपका जो मेहनत है, यकीनन जो है काबिले तारीफ़ है। अच्छा, 10वीं 12वीं में आपका परसेंटेज क्या रहा उस समय? सर 10वीं मैं सीबीएसई कोर्स किया था, उस समय मैं 79% लाया था। और 12वीं में मैं 85% मैथ्स विषय से लाया था। और बेसिकली मैं मैथ्स बैकग्राउंड का ही हूँ। लेकिन पीएससी की तैयारी करते समय सारे विषयों को हम लोग पढ़ते थे। और मेरा जो एमए हुआ है वो इकोनॉमिक्स में हुआ है। और गणित मेरा एक अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है। गणित का एक और कॉन्सेप्ट है जो विद्यार्थी गणित के होंगे वो जानते होंगे कि दुनिया के हर जगह आपको गणित दिखाई देगा। मतलब जीवन में उठने से लेकर के सोने तक का हर जगह काउंटिंग से लेकर के सारी चीज़ आपको गणित के दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से विषय जो है मायने नहीं रखता, लेकिन एक रुचि होती है विद्यार्थियों की कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा कोई टीचर्स आपके जीवन में, माता पिता तो एक प्रारंभिक टीचर होते ही हैं, जितना सपोर्ट माँ बाप करते हैं उतना शायद कोई नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा पढ़ाई के दरमियान आज तक जैसा भी हो कि ऐसा कोई एक आध टीचर जिसने आपके अंदर कोई गहरी छाप छोड़ी हो, या उनसे आप भयंकर एकदम मतलब ऐसे जुड़कर अतः जुड़कर जो है उससे आप प्रेरणा ली हूँ? सर हम लोग पढ़ते थे चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल में। उस समय एक हमारे टीचर थे भारद्वाज सर, फिजिक्स और गणित पढ़ाया करते थे। वो सर जो हैं उनका पारखी नज़र ये था कि वो जो प्रॉम्प्ट विद्यार्थी थे उनको वो पहचान जाते थे। और वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि तुम इस जगह के लिए नहीं हो,
तो आज मैं जिस जगह पे हूँ मैं उनको याद करता हूँ। वो हमेशा बोलते थे कि तुम इस जगह के लिए नहीं हो। जब मैं शिक्षाकर्मी में भर्ती हुआ तब भी उनका यही कथन था कि तुम उस जगह के लिए नहीं हो। तो वो सर का पढ़ाने का तरीका जो भी रहा हो, लेकिन वो सिर्फ अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करते थे कि तुम और अच्छा कर सकते हो। नहीं, बहुत बढ़िया है, आप जी का जो मैसेज बहुत शानदार है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आपके मन में हमेशा आता होगा आरटीसी। आज आपको देखने मिलेगा आरटीसी और आरसीसी। आरटीसी मीन्स राज देवांगन, आरसीसी मीन्स रवि देशमुख। आपको एक साथ दोनों पर्दे में देख रहे होंगे और दोनों संघर्ष के साथी हैं। बहुत लंबे समय तक संघर्ष किए होंगे दोनों। जिस जगह से शुरुआत किए थे, हालांकि राज भाई आज ऑफिसर हैं और हम भी शिक्षक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो दोनों का लेआउट एक जैसा है। अच्छा, बताया जाता है राज भाई, जब आप राज ट्यूशन जब क्लास खोले तो उस समय एक गहरा छाप आपका एक ऐसा साथी जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्र जी बोलते हैं, नेत्र गुप्ता जिनका नाम है, उसने आपके कदम से कदम मिलाकर साथ दिया, सपोर्ट किया, कंधे से कंधे साथ दिया और आज वो फिजिक्स में काफ़ी आगे जा रहा है। फिजिक्स में दुर्ग जैसे शहर में काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूँ क्योंकि जितने बच्चों को नेत्र गुप्ता जी पढ़ाए हैं फिजिक्स, उसमें से अधिकांश आधे से ज़्यादा 80% बच्चे भी मेरे पास केमिस्ट्री पढ़े हैं। तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि वो मेहनत जिस हिसाब से किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ खास है आपके उस साथी, क्योंकि एक सच्चे साथी का भी रहना जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर ऐसा है कि जिस समय हम लोग संघर्ष कर रहे थे, ट्यूशन जब चला रहे थे राज ट्यूशन क्लासेस दुर्ग में, तो शुरुआती वर्ष में तो नेत्र गुप्ता जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। उसके बाद काफ़ी अच्छा दोस्त हो गया और जब 2011 में मैं ट्यूशन छोड़ के जब शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में चला गया, तो मेरे बाद जो है नेत्र गुप्ता और योगेश देवांगन, ये 2 लोगों ने कमान को संभाला। उसके बाद और भी कड़ियाँ जुड़ती गई, हमारे ही स्टूडेंट्स लोग, उसमें मेरा छोटा भाई भी था महेश देवांगन, जो अभी वर्तमान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग उसमें जुड़े। अभी नितिन सारथी है, सुरेश है, किरण साहू है, ऐसे कई लोग हैं जो उस ट्यूशन को पढ़ा रहे हैं। अभी 7 से 8 जगह जो है राज ट्यूशन क्लासेस चल रही है। जो सपना मैंने देखा था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, वो सपना उन लोग पूरा कर रहे हैं। और नेत्र गुप्ता जी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो अभी सेंट थॉमस कॉलेज में प्रोफेसर हैं। साथ ही वो पीएचडी जो है अभी अपने गणित विषय से कर रहे हैं। बहुत ही प्रॉम्प्ट फिजिक्स के टीचर हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने काम किया। इस क्षेत्र में भी, मोहल्ला में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। बच्चों को मोटिवेट करने का काम उन्होंने भी किया है। साथ ही साथ अभी जो आपका जो राज ट्यूशन क्लासेस अभी भी चल रहा है और NKS ग्रुप वहाँ चला रहा है, वहाँ पे एक ऐसा होनहार बंदा जिसको हम लोग बोलते हैं नितिन सारथी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा उसके बारे में, किस तरह से आपकी कोचिंग को किस तरह से नया आयाम दे रहा है, नया आयाम स्थापित कर रहा है। जी हाँ, बहुत निश्चित रूप से बहुत शानदार मेहनत है। अभी इंग्लिश में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है ना, काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। गरीब परिस्थितियों से लड़कर, अभाव से लड़कर अपनी सच्ची लगन, संघर्ष के दम पर वहाँ तक पहुँचा है। खुद तो डेवलपमेंट हुए हैं, आपका कोचिंग का नाम भी बहुत आगे गया है। उस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नितिन सारथी जो है मेरा बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहा है। कक्षा 6वीं से मैं उसको पढ़ाया हूँ और मैं जिन चिन्हों पर चला हूँ, शायद वो पूरा उन चिन्हों पर ही वो चलने वाला विद्यार्थी है। काफ़ी अच्छा मेहनत करता है और उसका भी मोटो ये है कि अभाव में जी रहे विद्यार्थियों को वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, तैयार कर सके। मैं जब पढ़ाता था तो जिन जिन चीज़ों को मैं बोलता था, शायद उन चीज़ों को नितिन लिख करके पूरा अपने दिमाग में रखा हुआ है और इसीलिए वो पूरा जो है आप जो बता रहे हैं NKS ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे क्षेत्र में सेवा दे रहा है जहाँ पर शिक्षा का थोड़ा अभाव है। पंसील नगर एरिया जो है, बहुत सारे एरिया जो है, कुछ एरिया वहाँ क्राइम एरिया भी कहलाता है। तो ऐसे क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है, अपना काम कर रहा है, काबिले तारीफ़ है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं करीब से देखा हूँ कि बहुत आगे जा रहा है और आपने जो नींव रखी है, जो आधार रखी है, उस आधार को बनाए रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है नितिन सारथी जी का। तो अब मैं बात करता हूँ आपका जो विभाग है। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले आप ऑफिस आते हैं, तो आपके प्रारंभिक विभाग में प्रारंभिक कार्य क्या होता है? सर, हमारे विभाग का प्रारंभिक कार्य ये है कि हम स्कूली बच्चों के एजुकेशन पर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सके, शिक्षा में गुणवत्ता ला सके।
योजनाएं जो हैं शासन प्रशासन की, जिन योजनाओं का लाभ बच्चों को मिलना चाहिए वो योजनाओं का लाभ देने के लिए ही मुख्य रूप से हमारा कार्यालय है। इसके अलावा जो सर्विस पर्सन हैं, जो शिक्षक हैं, जो क्लर्कियल स्टाफ है, भृत्य हैं, उन लोगों की सारी जो कार्य हैं, पेंशन से लेकर के सेवानिवृत्ति से लेकर के जितने भी कार्य होते हैं सब इस कार्यालय के माध्यम से होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है विभाग की ओर से कि जिन विद्यार्थियों के लिए योजनाएं बनी हुई है उन विद्यार्थियों तक वो योजना पहुँचे, बच्चों को पता रहे कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, पालकों को पता रहे कि बच्चों को क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं। ये सब हमारा प्रारंभिक कार्य होता है। इसके अलावा शिक्षा गुणवत्ता के साथ साथ हम लोग शिक्षा में जागरूकता लाने का भी प्रयास समाज में करते हैं और जागरूकता लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे SCRT से भी जारी होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल वेबिनार हुआ था जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट हुए थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि माता पिता को परीक्षा के रिजल्ट के दौरान बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारा एक पार्ट ये भी है कि हम समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाएं। नहीं, आपका तो कार्य मैं टीवी में कई बार देखा हूँ, प्रयास बहुत शानदार रहा है ना। एक जो कार्यक्रम चल रही है आपकी शिखर करके, शिक्षा गुणवत्ता के तहत जो है एक कार्यक्रम आप लोगों ने जो है मोहला इस ब्लॉक में चला रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति के तहत है। क्या खास इस कार्यक्रम में, कैसे संचालित करते हैं और कौन कौन लोग जुड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं ये शिखर पुस्तक का एक वो दिखाना चाहूँगा। इस पुस्तक से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। जब मैं 2016 में यहाँ पर आया तो पहले तो मैं कोचिंग पढ़ाया हुआ था अपने दुर्ग में, तो मुझे ये अनुभव था कि कोचिंग से बहुत सारे बच्चों को हम एक्स्ट्रा जो है समय दे करके पढ़ा सकते हैं। इस क्षेत्र में थोड़ी जागरूकता की कमी उस समय हुआ करती थी, उसको पूरा करने के लिए मैंने शिखर नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कुछ हमारे शिक्षक साथी जो शासकीय शिक्षक साथी ही थे उन लोगों से हमने बात किया। बात करके ये कहा कि भाई छुट्टी के दिन हम 1-2 घंटा बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के एक्स्ट्रा जो कोर्स है हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उसी के तहत ये हुआ सर कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, स्कूल लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कक्षा 5वीं में एकलव्य विद्यालय की भर्ती होती है, नवोदय विद्यालय की भर्ती होती है, जवाहर उत्कर्ष योजना की भर्ती होती है, कक्षा 8वीं में प्रयास विद्यालय में भर्ती होता है, राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति की परीक्षा होती है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा होती है। ऐसे बहुत सारे स्कूल लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिसके बारे में हमारे कई आदिवासी बच्चों को, उनके पालकों को, शिक्षकों को पता ही नहीं था। तो उन चीज़ों को प्रचार प्रसार करने के लिए और बच्चों को बताने के लिए कि ऐसा भी एग्ज़ाम होता है जिसके माध्यम से आप बड़े शहरों में जा कर के बड़े विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल कर के शिखर कोचिंग की शुरुआत की। बाद में ऐसा हुआ कि ये चीज़ थोड़ा से रंग लाया और रंग लाने के बाद उस समय तत्कालीन कलेक्टर सर थे, भीम सिंह सर थे, उन्होंने संज्ञान में लिया और सर ने कुछ आर्थिक सहयोग भी हमारे शिखर कार्यक्रम को किया। उसके बाद हम लोगों ने लगातार बच्चों के लिए नोट्स तैयार करना, टेस्ट पेपर तैयार करना, ये सब चालू किया। उसका परिणाम आज ये है कि राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति में 1000 से अधिक बच्चे 2016 से अभी तक के सेलेक्ट हो चुके हैं। प्रयास विद्यालय में 350 से अधिक बच्चे हमारे प्रयास विद्यालय में पढ़ रहे हैं। 100 से अधिक बच्चे होंगे जो एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ है। इसमें शिक्षा देने वाले, कोचिंग लेने वाले हमारे आसपास के स्कूलों के सरकारी टीचर ही हैं जो पूरे निःशुल्क में अवकाश के दिन सेवा देते हैं, छुट्टी के दिनों में सेवा देते हैं और पूरा निःशुल्क सेवा देते हैं। उन बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। अभी मोहल्ला में कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं, जैसे हलबा समाज जो है अपने खुद के समाज के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है, कुछ और आदिवासी समाज के लोग जो हैं इस चीज़ों में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी जागरूकता धीरे धीरे जो है आ रही है। इसमें किसी प्रकार का मतलब बोलना चाहिए स्पॉन्सर टाइप के कोई सहयोग भी मिलता है क्या इसमें, जैसे आप बता रहे थे? हाँ, अभी सर वर्तमान में हमारे शिखर कार्यक्रम को जिला खनिज न्यास के माध्यम से फंडिंग भी हो रहा है, उनके माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है और हम जो है हर साल रिजल्ट जो है ला रहे हैं। उससे हमारे प्रशासन के लोगों के माध्यम से भी हमको, जैसे कलेक्टर सर हैं, SDM सर हैं, लोकल लोगों से भी हमको सपोर्ट मिलता है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनसे भी सपोर्ट मिलता है। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो है हमारे मोहल्ला ब्लॉक के शिक्षकों का है, जो निःशुल्क में उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दौर चल रहा था, भारत शहर नहीं अपितु पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से गूंज है ना। उसकी
बोलना चाहेंगे कि उसके जो घनघोर जो मैंने कहना चाहिए बीमारी का सामना कर रहा था, है ना, उस समय जो है आप मोहल्ला क्लास के माध्यम से, है ना, क्लास ले रहे थे, है ना, आप टीवी में कई बार मैंने आपका वीडियो भी आपको देखा, और साथ ही साथ वर्तमान में जो है मोहल्ला ब्लॉक के सारे स्कूल में स्मार्ट टीवी लग चुका है, और स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? उस समय ऐसा था सर, कोरोना का समय बहुत ही विकट परिस्थितियां थी, और हम लोगों को ये चैलेंज था कि उस दौरान भी हम बच्चों की पढ़ाई कैसे जारी रखें। तो समय समय पर हमारे विभाग से भी गाइडलाइन जारी होता था। उसी में गाइडलाइन था कि मोहल्ला क्लास के माध्यम से छोटी छोटी टोलियों में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो हम छोटी छोटी टोलियों में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन कुछ ये आया कुछ लोगों के विचार में कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों ना हम जो है डिजिटल चीज़ों का उपयोग करें, जिसमें एक दूसरे के संपर्क में ना आकर के हम पढ़ाएं। तो उस समय वीडियो कॉल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते थे। उसी कड़ी में हमने स्मार्ट टीवी को जोड़ा। तो कुछ स्थानीय हमारे लोगों ने सहयोग किया, कुछ स्थानीय शिक्षकों ने अपना आर्थिक सहयोग किया, और सहयोग करते करते हम उस समय लगभग 280 जो हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शाला है वहाँ पर स्मार्ट टीवी लगवाएं, पढ़ाई करवाएं। तो कोरोना काल के समय भी हमारे मोहल्ला ब्लॉक में एजुकेशन का जो दौर है वो रुका नहीं, उसमें भी हमारे शिक्षकों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, और उसी का परिणाम ये भी हुआ कि छत्तीसगढ़ में संभवतः पहला ऐसा विकास खंड था उस समय जो पूरे स्कूलों में स्मार्ट टीवी जो है जन सहयोग से लगा हुआ था। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके प्रयास, आपकी लगन सही दिशा में था। सर, ये भी पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में जो है शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी बच्चों को आगे लाने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास हो रही है? सर, एक तो हम शिखर कोचिंग के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, पालकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी समय में हमारे ये प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसे आदिवासी समाज के बच्चे हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, उन बच्चों से हम सहयोग लेकर के अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं बच्चों को भी हम आगे लाने का प्रयास करेंगे आने वाले सत्र में। और ये भी प्रयास करेंगे कि विषयवार हम अपने शिक्षकों का एक एक दो दो दिन का सेमिनार करें, और शिक्षकों को प्रॉम्प्ट करें, इतना प्रॉम्प्ट करें कि वो शिक्षा गुणवत्ता को लेकर के अपने जब स्कूल में जाएं, अपने क्लास में जाएं, तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बेसिक चीज़ों को जो पढ़ा सकें। तीसरा चीज़ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं आगे समय में कि कुछ ऐसे हमारे पालक साथी हैं जो खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, अपने समाज को समय नहीं दे पाते हैं, अपनी योग्यता को वो जो है अपने वर्क फील्ड में ही ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का भी हम सहयोग लेकर के अवकाश के दिनों में ये जो शिखर क्लासेस है इसको गांव-गांव तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार राज भाई ने जिस तरह से काम किया है, हाँ, मुझे लगता है कि जहाँ से मेरी सोच जा रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला का ये पहले पार था मानपुर मोहल्ला जो है, मानपुर मोहल्ला एक ऐसा जगह हो गया शिक्षक क्षेत्र में, एक ऐसा गढ़ हो गया है जहाँ पर राज देवांगन जैसे और बहुत सारे युवा साथी हैं जो शिक्षकी क्षेत्र में लगे हुए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये उल्लेखनीय जो कार्य रहेंगे ये लंबे समय तक याद करेंगे। अब मैं यही बोलना चाहूँगा राज भाई से कि आपके समय से आने वाले समय में 10वीं 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम एक आध बच्चे जो है प्रवीण सूची में स्थान बनाए, इसके लिए कुछ तैयारी अगर हो रही होगी उसके बारे में बताया। मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ से बच्चे आगे निकले, क्योंकि मैं मेरी खुद टीचिंग के माध्यम से 12-13 बच्चे मेरिट में आ चुके हैं, तो मेरिट का महत्व क्या होता है बहुत भली बात ही जानता हूँ इस चीज़ को। तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि कुछ कदम प्रयास जो है बढ़ाया जाए। इसके लिए सर हम लोग ये कर रहे हैं कि मेरिट में लाने के लिए प्रयास जो है पिछले 2 सालों से हम लोग कर रहे हैं। पिछले सालों से हम ये किए हैं कि बच्चों को 9वीं क्लास से ही हम लोग ट्रैक करना चालू किए हैं, क्योंकि वो बच्चे 9वीं 10वीं में अच्छा करेंगे, 11वीं आते आते बहुत प्रॉम्प्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिनको बेसिक चीज़ों का ज्ञान रहेगा, और वो बच्चे 12वीं में बिल्कुल अच्छा टॉप कर सकते हैं। तो हमारे और हमारे शिक्षकों की टीम का प्रयास यही है कि आने वाले समय में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जैसे छोटे से ज़िले से भी टॉपर बच्चे जो हैं निकले।
आखिरी सवाल सर, इतने सारे आपने काम किया है, निश्चित रूप से शिक्षा का गढ़ बना दिया है, एक छोटे से जगह से निकल के आके जो आयाम और जो दिशा आदिवासी बच्चों को आपने जो दिया है, वाकई में काबिले तारीफ है। अब ये जानना चाहूँगा सर, दर्शक बंधु कि इतना आप काम किए हो शिक्षक क्षेत्र में, अब तक आप लोग को क्या क्या सम्मान प्राप्त हो चुका है? बताया जाता है कि आप राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं, तो किस प्रकार का सम्मान अभी तक आपने प्राप्त किया है? हमारे साथियों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को बताने का प्रयास करें। सर शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी काम मैंने किए हैं, पहली बात तो वो सारे काम जो है मेरे अकेले के नहीं है, मेरी पूरी टीम है, मेरे शिक्षकों की टीम है, माता पिता का आशीर्वाद है, बड़े भैया का साथ है, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहा है। अभी तक के प्रशासन की ओर से 26 जनवरी में मुझे 2 बार पुरस्कार दिया जा चुका है और स्थानीय स्तर पर 2-3 बार पुरस्कार हमारे शिखर कोचिंग को दिया जा चुका है। और साधना प्लस एक न्यूज़ चैनल है जिनके माध्यम से शिक्षा को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें आदरणीय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा भी मुझे शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। और दलित साहित्य अकादमी धमतरी के द्वारा भी विवेकानंद जी की स्मृति में एक सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। तो ऐसे कई सम्मान मुझे मिले हैं जो सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, बहुत सारे शिक्षकों का उसमें योगदान है। और मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप सफल होते हैं या कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं, तो वो सिर्फ आपका अकेले का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एक टीम होती है आपके साथ, एक परिवार होता है आपके साथ। जैसे मेरे साथ मेरे माँ के संस्कारों का बहुत ज़्यादा छाप है। वो बस ये सिखाती थी कि आप कैसे आगे बढ़ोगे इस पर ध्यान दीजिए, दूसरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस पर ज़्यादा फोकस न करिए। तो ये भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी प्रगति पर जब ध्यान देंगे तो समाज खुद ब खुद प्रगति की राह पर चलना चालू करेगा। क्योंकि किसी महापुरुष ने भी कहा था कि अगर आप उन्नति प्रगति की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने से कीजिए, उसके बाद आप दूसरों को भी उस रास्ते पर चला सकते हैं। और मेरी सफलता में मेरे बड़े भैया का और भाभी का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, जिन्होंने मुझे बचपन से मोटिवेट किया कि पढ़ो पढ़ो। और सबसे पहली चीज़ ये रही है कि आप गरीबी से तभी उठ सकते हैं या उन ज़िंदगी से, सामान्य ज़िंदगी से तभी उठ सकते हैं जब आप शिक्षा का साथ लेकर के चल रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको वो सफलता दिला सकता है जिसका आप सपना हर रोज़ देखते हैं, और कोई दूसरा हथियार नहीं होता है, और शिक्षा का कोई विकल्प भी नहीं होता है। शिक्षा आपके अपने मेहनत से आती है, ये किसी पैसे से खरीदी हुई चीज़ें नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। मेरी सफलता में परिवार के साथ साथ कुछ दोस्तों का भी काफ़ी सहयोग रहा है, मेरी वाइफ का भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सर जिनके सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। और हम जो मुहिम चला रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक अकेला टीचर या विद्यार्थी के करने से नहीं होगा। उसमें पालकों को भी, पूरे परिवार को आना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों की प्रगति के लिए क्या करें। तो जब समाज, परिवार, उसका पालक जब साथ में आएगा तभी शिक्षा की उन्नति हो सकती है। हम लोग बीएड डीएड में पढ़ते थे कि शिक्षा का त्रिकोणीय श्रृंखला होता है, 3 कोना होता है, जिसमें एक कोने में पालक है, एक कोने में बालक है, एक कोने में शिक्षक है। तो तीनों जब साथ में चलेंगे तभी शिक्षा का विकास हो सकता है। आखिरी सवाल, आपसे बस आखिरी सवाल पूछूंगा कि किसी भी लोगों की सफलता में अभी के वर्तमान जनरेशन में सोशल मीडिया का कितना अहम रोल है? क्या सोशल मीडिया से बच्चे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं? क्या वो उसके विकास में बाधक हैं? रवि सर, कोई भी चीज़ें ऐसी होती है कि उसका प्लस पॉइंट भी होता है और माइनस पॉइंट भी होता, निगेटिव पॉइंट भी होता है। तो सोशल मीडिया सीखने और सिखाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज का जनरेशन जो है गलत चीज़ों को सोशल मीडिया पर एडॉप्ट कर रहा है। तो सोशल मीडिया सीखने और सिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको उपयोग करिए, अच्छे से करिए। देखिए, सोशल मीडिया में आज आपको सारे प्रकार के ज्ञान मिल जाएंगे, चाहे आप साइंस का लो, पॉलिटिक्स का लो, समाज शास्त्र का लो, इतिहास का लो, हर विषय का ज्ञान आपको सोशल मीडिया में, यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आज की जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगा सर कि सोशल मीडिया के अच्छे चीज़ों को आप अडॉप्ट करिए, उन चीज़ों को अडॉप्ट मत करिए जो आपको गर्त की ओर ले जाते हैं या समाज को गंदे विचारधाराओं में ढकेलने का प्रयास करते हैं। इन चीज़ों को ना करिए। प्लेटफॉर्म एक ऐसा आपको मिला हुआ है सोशल मीडिया का जो आपके जनरेशन में है। आज से
10-20 साल पहले लोगों के जनरेशन में नहीं था। जब आप और मैं हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे समय में हार्ड कॉपी पुस्तकें होती थी जिसको हम 80 पैसे में फ़ोटो कॉपी करा करके पढ़ते थे। आज हम एक बार में सर्च करके उन चीज़ों को यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, गूगल में सर्च कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और सोशल मीडिया में एक और अच्छी चीज़ें हैं कि उसमें आपको दुनिया भर के ज्ञान एक जगह मिल जाएंगे। आपको किसी लाइब्रेरी को खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को लीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मोर संगवारी जो है, मोर संगवारी चैनल जो एक पहल कर रही है कि जो भी जितने भी संघर्ष करके आज बड़े बड़े प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो टॉपर रहा होगा, वो कई परिस्थितियों में से आगे बढ़े होंगे, उनको बच्चों तक मोटिवेट करने के लिए ला रहे हैं। हाँ, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस 2 शब्दों से और सुनना चाहूँगा। रवि सर, आपका प्रयास मैंने देखा, बहुत सारे विद्यार्थियों का इंटरव्यू देखा, बहुत सारे सफल लोगों का इंटरव्यू देखा। तो निसंदेह सर, आपका जो चैनल है बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। ऐसे लोगों की कहानी समाज में आगे आनी चाहिए जिन्होंने कुछ अलग करके समाज में अपना मुकाम बनाया है, ताकि ऐसे कहानियों को आने वाली युवा पीढ़ी देखे, समझे, उसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम आज तक जो भी सीखते आए हैं अपने पुराने लोगों से जिन्होंने किया है या सफल लोगों से जिन्होंने किया है, उनको हम सीखते आए हैं। तो आपके माध्यम से ऐसे लोगों को आप आगे ला रहे हैं जिसको युवा पीढ़ी सुनेगी, समझेगी और अपने अंदर भी वो आत्मविश्वास पैदा करेगी कि वो अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका चैनल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, खास करके आपका कि आप भी छोटी सी जगह से अपने ट्यूशन की शुरुआत किए हैं। हम लोग एक साथ लगभग एक ही शहर के रहने वाले भी हैं और काफ़ी अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। तो ये प्रयास निसंदेह एक दिन सफल रहेगा सर। और चैनल के माध्यम से जो आप संदेश दे रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। आपने हमारे चैनल में बहुत अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रवि सर। आप देख रहे थे मोर संगवारी चैनल। जी हाँ, निश्चित रूप से आप लोग बताना चाहूँगा कि वो राज देवांगन हमेशा आपको बोलता था कि राज देवांगन जो है एक ऐसा राज है जो सफलता की एक नई सीढ़ी गढ़ रहा है। उनकी है ना, उनकी बातों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, संघर्ष करें। निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में सफलता मिलेगी। और सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है ना, आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको सच्ची लगन, एकाग्रता, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उस दिशा में जाना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा। और इस तरह से हमारे राज भाई ने हमको अपना बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में बने रहिए और वीडियो को वॉच करिए। और एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को आप देख जरूर रहे हैं, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बने रहिए। मोर संगवारी तुहार द्वार।